नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस सीरीज चल रही है और उसी क्रम में हम लोग जीके के आज डिस्कस करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर 2017 शिफ्ट पे हमने पूछे गए 25 क्वेश्चन। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पे पूछा गया है, फूल का वह कौन सा हिस्सा रंगीन होता है जो कीटों को क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित, यानी विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कलरफुल एंड इंट्रैक्ट इंसेक्ट। तो सभी लोग जानते हैं कि जो पूरा फ्लावर होता है, इस फ्लावर में जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वही क्या करती हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी ओर क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्योंकि इन्हीं रंग बिरंगों फूलों को देख करके जो मधुमक्खियाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेटल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर और भी फूल के अगर आप हिस्से देखने चाहें तो ये होता है ओवल जो कि फीमेल पार्ट है, और ये होता है स्टिग्मा जहाँ से जो और ये होते हैं स्टामेन, इनको मेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। और यहाँ से एंथर और इनको जो नीचे वाला जो डंडी दिख रही है इसको फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं एंथर। एंथर से जो आपके पार्ट्स होते हैं मेल ऑर्गन्स के, वो स्टिग्मा के द्वारा क्या करते हैं, अंदर एंटर करते हैं, और इस स्टाइल में ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको स्टाइल में जाते हुए ये पहुँच जाते हैं ओवरी में, और यहाँ से फिर आपका फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी फिलहाल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग जानते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। लेकिन थोड़ा जान लीजिए, एक होता है आपका जीएनपी और दूसरा आपका होता है जीडीपी। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी देश के अंदर, ठीक है, उस देश के द्वारा जो टोटल इनकम जनरेट होती है, जो टोटल आय जनरेट होती है, उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जो जीएनपी होती है इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें और दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जीएनपी जो होती है इसमें जो विदेश में किसी देश के नागरिक रह रहे हैं, उन विदेशी इनकम के सोर्स होते हैं, उनके द्वारा जो इनकम जनरेट होती है वो जीडीपी में जब इंक्लूड कर दी जाती है तो उसको जीएनपी कहा जाता है। यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें विदेश से जो आय प्राप्त हुई है उसको ऐड कर दें तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, जीएनपी बन जाता है। ठीक है, इतना सा ही अंतर होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में सबसे छोटा दिन किस वर्ष होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, सोल्स्टिस की बात की जा रही है, तो सबसे छोटे दिन की बात की जा रही है। तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो भी कब, विंटर सोल्स्टिस की बात हो रही है। क्यों, यहाँ पे शीतकाल लिखा हुआ है, और विंटर सोल्स्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और समर सोल्स्टिस की बात करेंगे वो 21 जून को होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर एरिया के आधार में पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार में पूछा गया है। तो पहला जो है वो आपका कौन है, एशिया आता है सबसे नंबर टॉप पर। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, एशिया का है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लगभग 29.3% एरिया घूरता है पूरे विश्व का। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका, फिर आपका आता है तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका आता है साउथ अमेरिका, फिर आपका आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपके याद रखने इनका क्रम बहुत ज़रूरी है, याद रखना, साथ ही हैं, ज़्यादा नहीं है तो याद कर सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, तो पहला सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा आपका अफ्रीका है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोमिसेस आर रियल ग्रोथ बाय एनहेंसिंग ऑफ अ पर्सन, यानी विकास एक व्यक्ति को बढ़ाकर वास्तविक वृद्धि का वादा करता है। मतलब अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो केवल उसकी क्या इनकम में डेवलपमेंट हो रहा है, या केवल उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर टोटल इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों में डेवलपमेंट हो रहा है। तो वास्तविक विकास तब माना जाएगा कि अगर व्यक्ति के आय के स्रोत में भी विकास हो रहा है और साथ साथ में उसका जो जीवन प्रत्याशा है, यानी जो जीवन जीने का तरीका है, यानी जीवन स्तर, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो उसको वास्तविक डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको बता दें, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है यहाँ पे, और फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये किस संविधान से ली गई हैं, यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से ली गई हैं। और अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से ले गए हैं, ये आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 10 थी, लेकिन बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हैं उनको शिक्षा का अधिकार भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आपके वर्तमान में 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ऑप्शन सी हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विधेयक को नियम बनाने के लिए उसका कहाँ से पारित होना आवश्यक होता है, केवल लोकसभा से, केवल
राज्यसभा से या लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। तो ऑप्शन दोनों से इसका पारित होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर इसके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो गुजरात बंदरगाह आज भी आपका फेमस है, गुजरात में बंदरगाह है। अब आपको देखना गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, लोथल जो बंदरगाह है वो गुजरात में था आपका। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किस वर्ष किया था? ये उन्होंने किया था 1919 में। कब किया था दोस्तों? 1919 में किया था। तो इस आधार पर हम क्या ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन किसके कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जन का अर्थ क्या है, यानी एक्सक्रीशन क्या है? जो क्या करता है, वेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, वो जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो एक्स्ट्रा में जो अमाउंट में होता है, यानी रिमूवल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस, अधिक मात्रा में जो मौजूद पदार्थ होते हैं उनकी निकासी करना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। घटता हुआ घर्षण का सही क्रम बताइए, यानी डिक्रीजिंग फ्रिक्शन आपको बताना है। तो आपको पहले तो पता होना सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा। अगर कोई वस्तु बिल्कुल स्टैटिक तरीके से ऐसे रखी हुई है, ठीक है, स्थिर है अपने स्थान पर, स्टेबल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन इसमें होगा। फिर अगर स्लाइडिंग, जैसे मान लो कोई ये इस प्रकार से आपका एक आकृति में यहाँ से कोई बॉक्स आपने खिसकाया तो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, इसमें भी फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर यहीं पर इस प्रकार से रखा हुआ है और ये रोल है, रोल करते हुए यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाप के इंजन की जो भाप होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? क्योंकि आपको पता है कि जो भाप का इंजन शुरुआत में इसका इन्वेंशन किया था रेलगाड़ी को चलाने के लिए, और रेलगाड़ी क्या है, एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार का मैकेनिज्म है। तो ये भाप ऊष्मा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका इंजन चलने लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, यानी धातु कर्म क्या है? तो जो आपका अयस्क होता है, क्या होता है, अयस्क, क्योंकि धातुओं के अयस्क होते हैं, और इन्हीं धातुओं के अयस्कों से क्या किया जाता है, मेटल्स को अलग किया जाता है, धातुओं को अलग किया जाता है। तो उनके जो ओर्स होते हैं, जिनका अयस्क होते हैं, और धातुओं के अयस्कों से उस धातु को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को मेटलर्जी यानी धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्कों से धातु को निकालना, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में क्या पाया जाता है? धातुओं की क्वालिटी होती है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं गलनांक, ये भी हाई होता है, और साथ में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धातुएं होती हैं उनमें उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन, पीने के लिए जो उपयुक्त पानी उसको क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, पेयजल बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसी भारत का विद्युतीय वितरण कंपनी के लिए वित्तीय मोड का निकटतम और प्रतिनिधि पैकेज माना गया है? तो ये उदय योजना आपकी काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि जो भारत का जो डेवलपमेंट होगा पूरा किसको लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, इस पैकेज के अंतर्गत इस उदय योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका एक फुल फॉर्म भी था, आपको जैसे ये उदय लिखा हुआ UDAY, इसका फुल फॉर्म था उज्ज्वल, आप नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा सकता है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था। और ये आपकी 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार किसने किया था? यानी AC का इन्वेंशन पूछा, कितना घुमा दिया इन्होंने। तो AC के इन्वेंटर कौन है? विलिस कैरियर थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 की जो मेज़बानी है वो किस देश ने की थी? ये उस समय का करंट क्वेश्चन था, तो इसलिए आधार पर इसका रूस आंसर हो जाएगा। अब वर्तमान में जो भी टीम मैचेस हैं इनका करंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना जो एक प्रकार की रंगोली है, अल्पना क्या है, एक प्रकार की रंगोली है, वो भी किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान का शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अश्विनी कुमार जी को किया गया था 2017 के आसपास। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस इन द वंडरलैंड की पुस्तक के राइटर हैं वो आपके लुइस कैरोल थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
भारत के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अफ्रीकी देशों के ग्रामीण महिला और सौर इंजीनियरों का जो ग्रुप था उसको क्या कहते हैं, उनको सोलर मामा के नाम से जाना गया। यानी कि जो इंडिया के अंतर्गत आया था, जो ट्रेनीज थे, इंजीनियर्स थे, वो भी किस पर तैयारी कर रहे थे, अफ्रीकी देश के जो ग्रामीण महिला और इंजीनियर, इनका जो पूरा ग्रुप बना था, ठीक है, सोलर इंजीनियर्स को लेकर के, जिसमें सोलर एनर्जी के बारे में लेकर के उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इनको क्या कहा गया, इनको सौर माओ या सोलर मामाज कहा गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 250 किलोमीटर की तमू काले कलेवा राजमार्ग म्यांमार को दिया गया एक उपहार है जो किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप पहले तो ये रखिए कि हमारे जितने भी, जैसे मान लो ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है, ये हमारा पूरा भारत है, और पूरे भारत में जितने भी ये बॉर्डर वाला एरियाज पड़ता है, इन पूरे बॉर्डर वाले एरियाज़ में अगर सड़क का निर्माण करना हो, पथ का, रास्ते का निर्माण करना हो, तो एक ही संस्था है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, सीमावर्ती जो इलाके होते हैं वहाँ पर क्या करती है, रोड का निर्माण करती है। तो सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये छोटी छोटी वीडियो एक कम समय में आपकी बेहतर प्रैक्टिस को मजबूत बना रही हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।